नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। चुनाव की रणभेरी ऑफिशियली बज गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है, तारीख घोषित हो गई है और जो तारीख घोषित हुई है 23 नवंबर, उसको लेकर एक विवाद भी खड़ा हुआ है। देव उठनी 11 के दिन मतदान होगा। देव उठनी 11 एक बहुत बड़ा अवसर होता है राजस्थान में, खास तौर पर जो धर्मपरायण हिंदू हैं और ब्राह्मण, वैश्य, इन सभी वर्गों में अभूत सावा माना जाता है देव उठनी 11 को। और बेतहाशा शादियां होती हैं, हजारों ही नहीं बल्कि हो सकता है कई लाख मतदाता इसलिए वोट देने नहीं जा पाएंगे कि या तो किसी की बारात में गए होंगे, या किसी की बारात का स्वागत करने गए होंगे, या कहीं बेटी को लेकर शादी करने गए होंगे। देव उठनी 11 यानी 4 महीने के चौमासे के बाद का पहला सावा। बेशुमार शादियां होती है, जगह नहीं मिलती, मिठाई नहीं मिलती, बैंड बाजे नहीं मिलते, घोड़ी नहीं मिलती, ऐसा सावा। और उस दिन मतदान। चुनाव आयोग ऐसे तो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ें, कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए उपाय करता है। सब तरह के टोने टोटके होते हैं कि ये दिन टाल दिया जाए, वो दिन टाल दिया जाए, ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो, ज़्यादा लोग मतदान करने आ सके। क्या किसी ने चुनाव आयोग को नहीं बताया कि राजस्थान को लेके ये इतना बड़ा सावा है कि हो सकता है कई लाख लोग शादियों में व्यस्त हों और वो वोट देने ही ना जाएं। सबसे बड़ा नुकसान इससे भाजपा को होने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य समाज के लोग जो अपर कास्ट सवर्ण है, उनके लिए बहुत बड़ा सावा है। और उस सावे पर शादियां हर शहर में, हर कस्बे में, हर समाज में बेताशा होती है। चुनाव आयोग दोबारा विचार करेगा नहीं करेगा, राजनीतिक दल इस पर आपत्ति करेंगे नहीं करेंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये निश्चित है कि भाजपा को बहुत जोर आएगा इस बात के लिए कि अपने मतदाता को शादी ब्याह से अलग जाकर वोट देने के लिए रोकने के लिए अपने जिले में, कस्बे में और उसके कार्यकर्ताओं के घर में बहुत शादियाँ होंगी। तो इसलिए ये चुनौतीपूर्ण तिथि है, इसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे जो तारीख आई है उसमें दिवाली भी व्यापारियों की इससे ख़राब होएगी, क्योंकि पहले नामांकन होंगे, उसके बाद दिवाली, रामा शामा, भाई दूज, छोटी दिवाली, धनतेरस, ये सारे अवसर अब व्यापार उन्मुख होके नहीं रहेंगे बल्कि राजनीति उन्मुख हो जाएंगे। राजनीति होगी तो बिजनेस पर भी बड़ा फर्क पड़ सकता है इस राजनीति का, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, दिवाली की मिठाई का आदान प्रदान प्रत्याशियों के लिए एक अवसर है, मेल मिलाप का भी, आने जाने का भी, और जो दिवाली स्नेह मिलन समारोह होते हैं इनमें शिरकत करने का और दाल बाटी चूरमे गोट करने का, और ऐसे बहुत सारे बहाने हो सकते हैं जो चुनाव आयोग के खर्चे में शामिल भी ना हो और लाइजनिंग भी हो जाए प्रत्याशियों की। लेकिन दिवाली बीच में आने से प्रत्याशियों के लिए चुनाव कुछ अधिक महंगा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और प्रचार में भी उनको 4-5 दिन कम मिलेंगे, क्योंकि उन दिनों पे कोई पसंद नहीं करता राजनीतिक बात करना। हमारी संस्कृति ऐसी है कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक 5 दिन त्यौहार होता है, कोई बात नहीं करता। रामा शामा जरूर कर सकते हैं, रामा शामा करने जाएंगे। प्रत्याशियों को रामा शामा करना भी बहुत भारी पड़ेगा। हमारे गांव में नहीं आए, उसके गांव में क्यों चले गए, हमारी ढाणी में क्यों नहीं आए, कहाँ रामा शामा करते रहेंगे, ये भी बड़ी दुविधा प्रत्याशियों के सामने पैदा हो रही है। चलिए, आचार संहिता लग गई है, सरकारी प्रचार तंत्र के जरिए जो सरकारी योजनाओं का प्रचार हुआ था बंद हो गए, बड़े बड़े होर्डिंग सब हट जाएंगे, विज्ञापन जो फुल पेज के आते थे अखबारों में नहीं चलेंगे, अब नहीं चलेंगे टेलीविज़न चैनल पर भी उस तरह के विज्ञापन, स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम, और पार्टियां अपने स्तर पर ही खर्च करके कुछ कर सकती हैं, लोग कर सकते हैं इंडिविजुअल, लेकिन सरकार के पैसे से अब प्रचार नहीं होगा। बीजेपी ने आज तारीख घोषित होते ही 41 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब लोग चौंक गए, एक साथ 41 नाम। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैं बताना चाहता हूँ, 41 में से केवल एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी 40 सीटें ऐसी है जिनमें श्री डूंगरगढ़ सीपीएम के पास है, नगर
तिजारा, ऐसी बहुत सी सीटें बसपा के पास हैं और निर्दलियों के पास हैं। किशनगढ़ सीट निर्दलीय के पास है। 41 में से 40 सीटें भाजपा के पास नहीं है। भाजपा 2018 के चुनाव में हार गई थी। उन 41 में से 40 सीटों पर आज प्रत्याशी घोषित किए गए। 41 सीट जिस पर भाजपा जीती थी, विद्याधर नगर, वहाँ भी जीताऊ जो प्रत्याशी 3 बार के भैरव सिंह शेखावत के दामाद पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी, उनका टिकट आज काट दिया गया। उनकी जगह दिया कुमारी सांसद हैं, जो उनको टिकट दिया गया। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जयपुर राजघराने की राजकुमारी। अब मैं कहना चाहता हूं, जो सबने आज सुबह से सुना ही होगा समीक्षा में जगह जगह, कि 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया उन 40 सीटों पर सबसे डिफिकल्ट है। यानी कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी झोंक दिया है भाजपा ने। और उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि 6 तो लोकसभा के सांसद देवजी भाई पटेल, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, भागीरथ चौधरी, इस तरह के कुल 6 तो सांसद लोकसभा के और 1 सांसद राज्यसभा के किरोड़लाल मीणा। इनको पार्टी ने मैदान में उन सीटों पर उतार दिया जो पिछली बार हार गई थी या पिछली बार से भी लगातार हार रही है। और पूर्व सांसद भी 2, सुभाष महरिया जो भी पार्टी में आए थे, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा के सामने चुनाव लड़ेंगे, और एक और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली भी चुनाव लड़ेंगे। कुछ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल की तरह कई पूर्व विधायक हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। लेकिन जो उल्लेखनीय बात यह है कि जैसे कालूलाल गुर्जर मंत्री थे, उनका टिकट कट गया मंडल से, भीलवाड़ा से। ऐसे ही राजपाल सिंह शेखावत, वसुंधरा के प्रबल समर्थक, सलाहकार, उनका टिकट कट गया झोटवाड़ा से। राज्यवर्धन सिंह लड़ेंगे उनकी जगह, सांसद जयपुर ग्रामीण के पूर्व मंत्री। इसी तरह ऐसे कई लोगों को इन 40 सीटों पर ढूंढ के तलाशा गया जो पिछली बार निर्दलीय या बसपा की टिकट पर लड़के भाजपा की हार का कारण बने। जैसे भागचंद काकड़ा बांदीकुई से 45,000 वोट लेके आए थे बसपा के टिकट पर, और रामकिशोर सैनी 55,000 वोट से। रामकिशोर सैनी हार गए, कांग्रेस जीती, जीआर खटाना जीते। जीआर खटाना फिर मैदान में उतरेंगे क्योंकि सचिन पायलट के राइट हैंड हैं। उनके पिताजी राजेश पायलट के पीएस हुआ करते थे। वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, तो सामने भागचंद खटाना जो 45,000 वोट लेकर आए थे पिछले चुनाव बसपा के टिकट पर, उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी ज्वाइन कराकर उनको मैदान में उतारा है। ऐसे ही बबलू है जुनू से, बहुत सारी शिकायतें हैं बीजेपी को उनसे। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों ने बड़ी शिकायतें की, रिकॉर्ड बताया आपराधिक, सब कुछ क्या पार्टी, लेकिन राजेंद्र ओला के सामने मजबूती से उनको चुनाव लड़ाना चाहती है, पार्टी ने टिकट दिया। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो देवी सिंह शेखावत का नाम लेना चाहता हूँ। हालांकि बीजेपी ने उनको यूआईडी चेयरमैन बनाया था अलवर में, परंतु बाद में वो पिछला चुनाव बानसूर से लड़े थे निर्दलीय और 50,000 वोट आए थे। अब महेंद्र सिंह शेखावत का टिकट काट दिया गया और वहाँ से रोहिताज शर्मा को तो टिकट नहीं दिया जा रहा, पार्टी में नहीं है, बाहर हैं वो। तो देवी सिंह शेखावत कुछ समय पहले बीजेपी में आ गए थे, 50,000 वोट लेकर आए थे अपने बूथे पर निर्दलीय, उनको पार्टी ने चुनाव मैदान उतारा है। देखने वाली बात होगी कि महेंद्र यादव या रोहिताज में से कोई चुनाव लड़ता है या नहीं लड़ता है। शकुंतला जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, उनके सामने देवी सिंह शेखावत को उतारा गया। इसी तरह नरेंद्र कुमार खींचड़ को भी, जुनून से सांसद है, मंडावा सीट से उतारा गया। नवलगढ़ सीट भी बीजेपी लगातार हार रही है राजकुमार शर्मा के सामने। बहुत मुश्किल है राजकुमार शर्मा को हराना, 3 बार से 4 बार जीत रहे हैं। तो राजकुमार शर्मा के सामने एक नया प्रत्याशी विक्रम सिंह जाखल उतारा गया। फतेहपुर शेखावटी से श्रवण चौधरी, सीएलसी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सीकर में भी, अलवर में भी, बहुत सारी जगह। हाल ही में पार्टी ज्वाइन की थी। श्रवण चौधरी इंजीनियर हैं, उनको फतेहपुर शेखावटी से उतारा गया है। पहले माना जा रहा था कि 3 सीटें ऐसी है जिन पर टिकट डिक्लेयर हुई। ये 3 सीटें जननायक जनता पार्टी मांग रही थी बीजेपी से। जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में समझौता है। डिप्टी सीएम है जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला, और वो होपफुल थे कि कम से कम 5-6 सीटों पर बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर देगी राजस्थान में। हरियाणा में भी उनका गठबंधन चुनाव के बाद का था, जब अल्पमत में आई थी बीजेपी, पूर्ण बहुमत नहीं जुटा सकी और 10 सीटें की लेकर आए थे 90 में से। इस बार इनको उम्मीद थी कि हम एनडीए के सदस्य भी हैं, हरियाणा में साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो हमको भी 5-7 सीटें कम से कम
इसमें दादा रामगढ़ भी शामिल है, जहाँ रीटा चौधरी को प्रत्याशी बनाने जा रहे थे। कोटपुतली भी शामिल है, जहाँ रामनिवास यादव को प्रत्याशी बनाने जा रहे थे। और नंद किशोर महरिया के बेटे इस वक्त युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं इनके, जेजेपी के। नंद किशोर महरिया खुद चुनाव लड़ सकते थे जेजेपी की टिकट पर, तो वो सीट पर इन्होंने पहले ही प्रत्याशी उतार दिया है। तो फतेहपुर शेखावटी प्रत्याशी उतार दिया, श्रवण चौधरी को, सीएलसी वालों को। दाता रामगढ़ में प्रत्याशी उतार दिया, कुमावत को। और सबसे बड़ी बात यह है, गजानन कुमावत हरीश कुमावत की जगह लेंगे, जो 2 बार से चुनाव हार रहे थे। क्योंकि जैसे ही कुमावत लड़ता है, बीजेपी की तरफ से जाट वोट पोलराइज हो जाते हैं। चाहे साथ में अमरा नाम भी हो, तो भी 7 बार के विधायक नारायण सिंह का परिवार, अभी वहाँ पे उनके बेटे इस वक्त वीरेंद्र चौधरी विधायक हैं। तो बीजेपी ने फिर एक बार कुमावत कार्ड चलने की कोशिश की है। जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह शेखावत को और विद्याधर नगर से दिया कुमारी चुनाव उतारा गया। विद्याधर नगर में नरपत सिंह राजवी लगातार जीत रहे 3 बार से, उनका टिकट काट के दिया कुमारी को दिया गया। इन 41 सीटों में से एक ही सीट बीजेपी के पास है, और इन 41 सीटों में सबसे सेफेस्ट सीट बीजेपी की कोई है तो विद्याधर नगर है। और मैं इस बात को पॉलिटिकली रेखांकित करना चाहता हूं कि राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को इन 41 सीटों की सबसे सेफेस्ट सीट पर, जो बीजेपी 3 बार से जीत भी रही है, एक बार सीट जिस पर बीजेपी जीत रही 41 में से, उस पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तिजारा में बालकनाथ चुनाव लड़ेंगे। पहले चर्चा थी कि बालकनाथ चुनाव लड़ेंगे कोटपुतली के पास और बहरोड से, सांसद हैं वो अलवर के। अब उनको तिजारा से उतारा गया। तिजारा का चुनाव पिछली बार संदीप यादव ने जीता था, और संदीप यादव बसपा की टिकट पर जीत के आए थे। गहलोत जी का साथ दिया उन्होंने। गहलोत सरकार साथ देने की वजह से संदीप यादव को कांग्रेस उतार सकती है, या दुरू मियाँ के परिवार में से किसी को टिकट देकर संदीप यादव को खैरतल शिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ दीपचंद खेरिया पिछली बार जीते थे, लेकिन वो बुजुर्ग हो गए हैं। उन्होंने सरकार को, कांग्रेस को समर्थन दिया था। इस बार उनकी जगह संदीप यादव को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, और दुरू मियाँ को के परिवार को तिजारा से टिकट दिया जा सकता है, जहाँ से बालकनाथ लड़ेंगे और भगवा वेशधारी एक मुस्लिम प्रत्याशी के सामने, कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगता है। दूर से प्रेमचंद बैरवा पहले एमएलए रह चुके हैं। ताराचंद जी ये नागर हैं, उनके सामने कांग्रेस की टिकट लड़ेंगे। हालांकि वो पहले निर्दलीय जीते हुए हैं, बाबूलाल नागर, लेकिन इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो ट्रेडिशनल प्रतिद्वंदियों के बीच युद्ध देखने को मिलेगा हमको। अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली का सामना करेंगे जयराम जाटव। इंपॉर्टेंट बात यह कि उनकी बेटी ने बगावत कर दी थी, बीजेपी के दफ्तर आकर शिकायत की थी अपने पिता की। फिर भी पार्टी ने जयराम जाटव पे भरोसा जताया और चुनाव मैदान में उतार दिया टीकाराम जूली, जिस वक्त मंत्री राजस्थान सरकार में। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, किशनगढ़ से उतारा गया है अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी पहले किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं, और अभी भी वो खुद ही विधायक बनने के इच्छुक हैं, सांसद बनने के इच्छुक भी नहीं है अजमेर से, इसलिए उन्हें उतारा गया है। लेकिन विकास चौधरी का क्या होगा, जो 65,000 वोट पिछली बार लेके आए थे। विकास चौधरी जिनका टिकट कटा है, या भाम्बू जिनका झुंझुनू से टिकट कटा है, ये सब वसुंधरा राजे के प्रबल समर्थकों में थे। राजपाल सिंह शेखावत प्रबल समर्थक वसुंधरा राजे, टिकट काट दिया। तो विकास चौधरी का जो 65,000 वोट लेकर आए थे पिछले चुनाव में, 5 साल से सक्रिय हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनका अब क्या होगा, और निर्दलीय विधायक टाक, सुरेश टाक, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, या निर्दलीय लड़ेंगे वापस, ये देखने वाली बात होगी। तो किशनगढ़ में कौतूहल अब यह है कि सुरेश टाक कैसे चुनाव लड़ेंगे, और जिस व्यक्ति को पिछली बार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था, वो अब क्या करता है भागीरथ चौधरी को टिकट मिलने के बाद। नौजवान है, अजमेर यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हुआ है, तो इसलिए उस पर भी नजरें सबकी टिकी रहेंगी। नगर में जवाहर सिंह बेडम को टिकट दिया है, डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, और वाजिब अली जो
बसपा की टिकट पर जीत कर आए थे और फिर कांग्रेस के साथ सरकार का समर्थन दिया उन्होंने, उनका मुकाबला करेंगे। तो यहाँ भी एक बार हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होने की संभावना नजर आती है, आशंका, संभावना, कुछ भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा बांदीकुई मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले, वहाँ पर बागसेन टाकड़ा को टिकट दिया गया है, जो पिछली बार बसपा की टिकट पे 45,000 वोट लेकर आए थे। किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ेंगे, पहले भी एमएलए रह चुके हैं, सवाई माधोपुर से सांसद रह चुके हैं, दौसा से सांसद रह चुके हैं, और वो जब चुनाव लड़ेंगे दानिश अबरार के सामने, तो कहते हैं कि दानिश अबरार ने सबसे पहले उनको चैलेंज कर दिया था, इसलिए वो वहाँ गए। इस तरह की टोटल जो सीटें हैं, इनमें 8 जाट हैं, कुल 15 ओबीसी के, इनमें 8 जाट हैं, 4 राजपूत हैं, वैश्य 2 हैं, और बाकी समीकरण बनेंगे तो बताएंगे कि क्या क्या हैं। फिलहाल सुनते हैं सबसे पहले तो आज जयपुर से चुनाव लड़ने के लिए उतारे गए 2 सांसद दिया कुमारी और राजवर सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं अपने नाम पहली सूची में आने पर। इस बार परिवर्तन तय है और प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी से हर आपका ऑडियंस ये विश्वास रखता है कि राजस्थान में जो परिवर्तन आने वाला है वो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो एक तरफ तो वो पार्टी है जो केवल घोषणाएं करती है और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो कहती है उसे करती है। एक तरफ वो पार्टी है जो वंशवाद में विश्वास रखती है, दूसरी तरफ वो पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड में विश्वास रखती है, आपको काम करके दिखाना है। तो बहुत बड़ा फर्क है और फर्क साफ है। राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूं और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद देती हूं कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया और विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनके जितने भी वहाँ पर जितने भी काम हैं, जो भी वहाँ की एक्सपेक्टेशंस हैं, जनता के सारे काम होंगे और पूरा प्रयास रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से हम लोग इस चुनाव को भी जीतेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी राजस्थान। सांसद देवजी भाई पटेल सांचौर से चुनाव लड़ेंगे। जीवाराम चौधरी का दावा प्रबल था। जीवाराम चौधरी के समर्थन में कम से कम 3-4 हज़ार प्रवासी राजस्थानी 2 दिन पहले बीजेपी ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब सांसद को उतारा गया है तो जीवाराम चौधरी हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़े। शत्रुघ्न गौतम को टिकट दिया गया केकड़ी से, ये इंपॉर्टेंट है, रघु शर्मा के सामने लड़ेंगे, पहले विधायक रह चुके हैं वो, और लंबी राजनीति, कभी भवानी सिंह राजावत के सहयोगी होते थे, उससे पहले गिरिजा व्यास के सहयोगी होते थे, फिर एमएलए बने केकड़ी से। इस बार फिर उनको मौका दिया गया है, पिछली बार उनको मौका नहीं दिया गया था। ये भी एक रेखांकित किया जाने वाला रघु शर्मा के सामने शत्रुघ्न गौतम मैदान में उतरेंगे। इस तरह जो भी ये 41 में से 40 हारी हुई सीटों पर नाम डिक्लेयर करने के बाद बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि इसमें से कम 15 सीटें तो अपन जीते हैं जो कि अपन हार गए थे। तो 72-73 जो सीटें जीती थी उसके बाद उसको 100 से आगे ले जाने के लिए ये एक्सरसाइज की गई कि डी श्रेणी की, जो वो कहते थे ABCD कुछ नहीं है लेकिन था, डी श्रेणी की 40 सीटें इसमें हैं, उनमें से 15 से 20 सीटें जीत करके कांग्रेस से छीन के या दूसरी पार्टियों छीन के बीजेपी अपनी 72-73 से 100 के पार ले जाना चाहती है गाड़ी को। आगे देखिए बीजेपी अपनी जीती हुई सीटों पर टिकट काटती है, नहीं काटती, किनको उतारती है, और ऐसी सीटें जहां पर ऑकेजनली कभी बीजेपी कभी कांग्रेस जीती रही है उन पर क्या करती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। खेल शुरू हो चुका है, सीटी बज गई है, और रणबेरी कहना चाहिए, सीटी क्या रणबेरी बज गई है। अब रोज कुछ नई बात होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, सरकारी तंत्र चुप रहेगा और पार्टियों का राजनीतिक सेटअप वो बोलेगा। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है सबको, वो कब आएगी। आज CWC की बैठक थी लेकिन फिर भी कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन जल्दी उम्मीद करनी चाहिए कांग्रेस भी बीजेपी के इस एग्रेशन का जवाब देगी, जल्दी से जल्दी अपनी लिस्ट, कम से कम पहली लिस्ट जारी करेगी। आज की लिस्ट में पुराने दिग्गज बीजेपी के बिल्कुल नहीं थे क्योंकि मकसद कुछ और था। अब आने वाली लिस्ट कई दिग्गजों से भरी हुई होगी और हमें बहुत सारे चर्चित नाम चेहरे देखने को मिलेंगे और बहुत सारे चर्चित नाम चेहरे गायब भी मिलेंगे। आइए पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम निरंतर रोज मिलते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। नमस्कार।